नमस्कार दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के अंदर हम तीसरे मॉड्यूल में आ चुके हैं। इससे पहले हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आपने देखा होगा। अभी ये तीसरा जो मॉड्यूल है थोड़ा डिटेल्स है जो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट के अंदर बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें अभी आप देखने जा रहे हो और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फोकस के साथ देखिएगा। 2-3 बार आपको देखना पड़े तो देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ ना आए, और इसलिए पूरा ध्यान से आपको इसको देखना ज़रूरी है ना। पूरी बारीकियाँ इसके अंदर हैं, कैसे आपको कंटेंट तैयार करना है, कैसे उसकी आपको स्ट्रक्चर को उसका तैयार करना है, क्राफ्टिंग कैसे करनी है ना। कंटेंट स्पॉट्स जो चीज़ें होती हैं, कंटेंट स्पॉट सिस्टम, क्या क्या आप चीज़ें लगा सकते हैं, काफ़ी डिटेल है इसके अंदर। तो थोड़ा जो लोग डिटेल्स से चीज़ें जानना नहीं चाहते हैं तो शायद उनके लिए बोरिंग भी लगे, बट यदि आपका इंटरेस्ट है कि हर चीज़ को गहराई से समझने का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कहीं पे आप अटक भी जाते हो तो कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी हम लाइव सेशन कभी चलाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। सो पूरा ध्यान से देखें। यदि आपको जो जो चीज़ें समझ आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें, तो उससे क्या है, पता चलता है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो ठीक है, अभी हम इसको शुरू करते हैं। सो मिलते हैं अभी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो कंटेंट हमारा जो है पब्लिक स्पीकिंग का तीसरा जो कंटेंट के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, उससे पहले गोल्डन स्टेटमेंट जहाँ पे है बहुत ही अच्छी, बीच बीच में ये मैंने चीज़ें लगाई हैं, इनका काफ़ी वैल्यू है। आगे चल के आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा कि ये क्या प्रभाव डालती हैं। तो जहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, पावरफुल वर्ड है कि अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके आप उसको मिटा जरूर सकते हैं, है ना। अपनी कमी जो भी है हमारी, उसको हम छिपा नहीं सकते, लेकिन यदि हम मेहनत करें तो उसको खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। हार कर, रोकर और डर के जीने वालों में से नहीं हूं मैं, अपने मंजिलों का रास्ता चलकर तय करने वालों में से हूं मैं। तो हमारा जो भी ये सफर है ना, इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चलते रहना है। हर चीज के अंदर पैशंस चाहिए, पैशन चाहिए, धैर्य चाहिए। ये सारी की चीजें हम चलते रहते हैं धीरे धीरे, तो हमें चीजें फिर आसान भी लगने लगती हैं। तो अभी आज का हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है कंटेंट। कंटेंट तीसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा भाग है हमारा। और इसके अंदर हम कुछ एक टॉपिक हैं, मेरे हिसाब से लगता है ये सबसे लंबा मॉड्यूल है, इसको आज की मीटिंग के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? हाउ टू कम्युनिकेशन हैपन, इसके ऊपर मैंने कल रात के अंदर भी जूम के ऊपर बताया था। तो उस बताने का ही प्रभाव था कि आज आपने गोल्ड एंड रैंक में देखा होगा कि बलजीत सर ने भी उस चीज को मेंशन किया है कि जो रात चीज बताई थी उस वीडियो के अंदर उनको चीजें समझ आई कि वो उसने किस तरीके से वो चीजें किया है। तो जैसे ही आपको जितने भी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी तो आपको समझ आएंगी ये चीजें कि जो स्पीकर वो कर रहा है तो वो क्या उसका कारण है, ये चीजें हमें सिखाई गई हैं, बताई गई। तो हाउ टू कम्युनिकेशन हैपन, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। एनालिटिक एनालाइज करना है अपनी ऑडियंस को, जिनको आप बताने जा रहे हो, सिखाने जा रहे हो, स्पीकिंग करने जा रहे हो, उनको समझना है। उसके ऊपर बात करेंगे और कहाँ से हम शुरुआत करें, ये चीजें हैं इसमें। एंड डिलीवरी मेथड, अलग अलग मेथड और स्टाइल होते हैं डिलीवरी करने के, बोलने के, उसके ऊपर बात करेंगे। एथिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के कुछ एथिक्स, कुछ रूल होते हैं जैसे किसी एक कंपनी के होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लियरिटी लेंगे। हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक, आपको किस टॉपिक के ऊपर स्पीकिंग करनी है ना। प्लान प्रेजेंटेशन तो एक आपको है, टॉपिक दिया हुआ है, उसके अलावा जैसे 8 स्टेप है ना, बीडीटी ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेनिंग होती है, वो तो है ही है। लेकिन आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी यदि आगे चल के इन फ्यूचर कंटेंट बनाने हैं या सोशल मीडिया पे काम करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी देंगे। क्राफ्टिंग योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को क्राफ्ट कैसे करना है। एंड कॉन्टेक्स्ट कंटेंट स्पॉट सिस्टम, ये क्या होता है इसको समझेंगे। एंड स्ट्रक्चर, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। ऐड ह्यूमर इन स्पीच, अपनी स्पीच के अंदर हंसी मजाक या ह्यूमर ऐड करना है, क्यों करना है उसके ऊपर समझेंगे। राइटिंग टू स्पीकिंग नॉट टू रीडिंग, हमने जो लिखना है वो बोलने के लिए लिखना है, ना कि उसको पढ़ने के लिए लिखना है। एंड देन हम करेंगे मेक ए पीपीटी ऑफ योर स्टोरी, अपनी पीपीटी कैसे हम तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। विजुअल ऐड क्यों जरूरी होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीजें हमें दिखती हैं, पिक्चर दिखती है, वो क्यों जरूरी है। एंड स्पीकिंग रिक्वायरमेंट एंड गुड लिसनिंग, स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और सुनने की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लिसनिंग ऑब्स्टिकल, जब हम सुनते हैं किसी को तो उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। एंड डील लिसनिंग ऑब्स्टिकल, लिसनिंग ऑब्स्टिकल क्या होते हैं और उसके साथ डील कैसे करना है। एंड कन्वेंस विद स्पीच, अपनी स्पीच के माध्यम से सामने वाले को कन्वेंस कैसे करना है अपने पर, है ना। हमारी वो चीजें जो है वो अच्छे से ग्रैब कर पाए, कन्वेंस उसको कैसे कर पाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, तो इसके अंदर हम 7-8 टॉपिक कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंटेंट के अंदर जो पहला हम चीजें कैसे कंटेंट बनाना है वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कम्युनिकेशन कैसे होता है ना। रात भी मैंने डिस्कशन किया था कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन आज तक जो हम करते आए हैं, मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है ना, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हम करते हैं।
अभी यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ कि जैसे आज मान लेता हूँ कि मैं आपको ये स्पीच देने जा रहा हूँ, तो स्पीच देने से पहले मैंने कुछ इसकी तैयारी किया होगा, है ना, तैयारी किया है, मेरे को समझा है मैंने किस चीजों को, तो मतलब उसको क्या किया है मैंने, इनकोड किया है। इनकोड किया है किसी भी चीज को आप तक पहुंचाने के लिए कि यार इनको इस चीज की जरूरत है, तो मैं इन चीजों को समझने के बाद इनकोड किया। इनकोड करने के बाद फिर एक बीच में आता है चैनल, है ना, एक चैनल माध्यम, किसके माध्यम से आपको मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा चैनल है जूम, जूम के ऊपर हम लाइव चल रहे हैं। ऐसे ही आपके अलग अलग चैनल हो सकते हैं, है ना, कोई ऐसा चीज है जो मैसेज है, जो मेरा कंटेंट है, उसको मैंने समझा है, उसको मैं चाहता हूँ टीम तक डिलीवर करना, तो उसका चैनल जूम भी हो सकता है, यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी हो सकता है, वो एक माध्यम है चैनल जो बीच में आता है। और जब वो चैनल के माध्यम से मैसेज आपको दिया जाता है, तो फिर जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, तो सुन रहे हो, मैं तो जहां से इनकोड करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ जूम लाइव के माध्यम से, उसके बाद आप उसको डिकोड कर रहे हो। डिकोड मतलब जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसमें से आप क्या चीज सीख रहे हो, कितना चीज आप सीख रहे हो, तो वो होती है डिकोडिंग। अभी ये जो कम्युनिकेशन का ये सर्कल है, साइकिल है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, और मैक्सिमम यहीं पे आके हमारा साइकिल रुक जाता है। तो जब ये साइकिल यहीं पे रुक जाता है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग के लहजे से भी ठीक नहीं होता है, जहाँ हम कोई भी ट्रेनिंग चलाते हैं तो वो भी उतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन का साइकिल क्या है, कंप्लीट कम्युनिकेशन का साइकिल कैसे पूरा होता है, इन कोड किया, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन कोड किया मैंने किसी भी टॉपिक को जो आपको डिलीवर करना है, चैनल मैंने कोई भी चुना, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे जूम लाइव हो, आपने उसको किया डिकोड। आपने क्या क्या समझा, उसको समझने के बाद क्या है, कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए आपसे फिर हम फीडबैक लेते हैं। फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे कोई भी संदर्भ हो आपका, जो उसके ऊपर रिप्लाई आता है। तो रिप्लाई कैसे आएगा, है ना, इनकोड, चैनल, डिकोड किया। अभी आप क्या होगे, आप क्या करोगे, आपसे मैं फीडबैक लूंगा तो आप इनकोड करोगे, मतलब जो चीजें मैंने बताई उसको आप डिलीवर करने के लिए उसको, या ये चीजें मुझे बताई हैं तो ये जवाब देना। और उसके बाद आपका चैनल रहेगा, अभी जूम के ऊपर है तो लास्ट में आपका मैं माइक ऑन करके रिव्यू लूंगा। तो वो चैनल कौन सा होगा आपका, शायद हम मैसेज से भी पूछ लें, तो यदि मैसेज से पूछ रहे हैं तो चैनल आपका मैसेजिंग रहेगा। यदि मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि आपको अपना माइक ऑन करो, तो फिर वो वॉइस से हो जाएगा, या वीडियो ऑन करके हो सकता है। ऐसे ही आपका व्हाट्सएप के ऊपर हम कोई मैसेज फॉरवर्ड किया और आपने उस चीज को समझा और आपने रिप्लाई किया, तो आपका वो व्हाट्सएप का मैसेजिंग सेंटर आपका रिप्लाई हो गया। ऐसे ही मैं बहुत सी वीडियो जैसे बनाता हूँ लीडरशिप क्रिएशन के ऊपर, तो वो मैंने इनकोड किया, चैनल मेरा रहा व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियो, और आपने उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद यदि आप उसके अंदर उसको इनकोड करके कमेंट बॉक्स के अंदर उसको आप मेंशन कर रहे हो, उसके अंदर जवाब दे रहे हो, और उसके बाद फिर मैं उस चीज को डिकोड मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं समझ रहा हूँ कि यार जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में ले जाने जा रहा हूँ, वो सही दिशा में जा रही है, जो मैं चीजें समझाने जा रहा हूँ वो मेरी टीम अच्छे से समझ रही है। तो फिर मैं उसको डिकोड करके ये चीजें डायरेक्शन को समझ पाता हूँ कि क्या चेंजिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये पूरा एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल हो पाता है इस तरीके से। इस चीज को समझ पाए हो आप, है ना। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। तो जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देते हो, कहीं ट्रेनिंग देते हो, तो बीच बीच में कोई सवाल पूछना, है ना, क्योंकि वहां पे क्या फीडबैक है, वहां पे आपने कोई सवाल पूछ लिया ये जानने के लिए कि पब्लिक इंटरेस्ट ले भी रही है या नहीं ले रही है ना। आप पूछ सकते हो कि आपको जो चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो वो एक आपका फीडबैक का तरीका हो सकता है। पब्लिक यदि इंटरेस्ट ले रही है तो आपके सवाल का जवाब भी देगा, तो आपको पता चलेगा कि लोग समझ रहे हैं, फिर आप अपनी स्पीच को और उसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, जब उसमें चेंजिंग करना है तो वो कर सकते हो। तो ये है कंप्लीट कम्युनिकेशन, कंप्लीट आपका जो साइकिल होता है कम्युनिकेशन का, प्रॉपर पूरी तरीके से हो पाता है। सो उसके बाद हम ये पूरा मेरा जहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर था, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी इसका वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं, कंटेंट बनाने से पहले हमें एनालिसिस करना है अपनी ऑडियंस को। हमारे जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस है, उसको हमें एनालाइज करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो हम उनको वैल्यू दे पाएंगे कि वो जो चीज़ें हैं जो अब हम उसको डिलीवर करने जा रहे हैं, वो उनके लेवल की है भी या नहीं। तो एनालाइज करने के लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है डेमोग्राफिक, है ना। इंडिया जो डेमोग्राफिक कंट्री है, अलग अलग जहाँ पे कल्चर हैं, अलग अलग लोगों की जहाँ पे बोलियां हैं, शैलियां हैं, पहनने का तरीका है ना, ये सारी सारी चीज़ें आती हैं डेमोग्राफी के अंदर। तो इस डेमोग्राफी को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर आदमी का अलग अलग कल्चर है, हर स्टेट के अंदर कई प्रकार के कल्चर होते हैं। तो इसको हम यदि बड़े लेवल पे समझें तो कुछ एक एग्जांपल, जैसे इंटरनेशनली लेवल पे जैसे अमेरिकन अमेरिकन लोग क्या होते हैं, उनके अंदर इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है, वो अपने आप से ज्यादा जुड़े रहते हैं, है ना। उनको वो चीजों से मतलब नहीं है, मतलब अपने आप से मतलब है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना। उसके बाद वो उनकी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है, और कुछ एक ऐसे कंट्री भी होती है जहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच होती है। कलेक्टिव मतलब हम किसी सोसाइटी के बारे में, पूरे समूह के बारे में सोचते हैं, तो वो एक कलेक्टिव अप्रोच होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो डेमोग्राफी को।
और डेमोग्राफी के अंदर आप ये भी चीजें समझ सकते हो कि यार हमारी स्पीकिंग के अंदर जो आने वाले हैं उसके अंदर किस एज के लोग हैं, ज्यादा महिलाएं हैं, ज्यादा पुरुष हैं, कोई रिटायर पर्सन है। कई बार आप सेमिनार ऐसा भी करोगे कि जहाँ पे यंगस्टर होंगे, कई जगह ऐसे भी होंगे जहाँ पे ज्यादा महिलाएं होंगी। तो ये सारी चीजें जब हमें पहले से थोड़ा सा आइडिया होता है, पता होता है, तो हम ज्यादा उनको वैल्यू दे पाते हैं। ठीक है। बाकी तो जहाँ पे आपको क्या है कि डेमोग्राफी का मतलब यही होता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, लोगों की सोच क्या है, अलग अलग एरिया के अंदर सोच होती है, उस हिसाब से यदि हमें समझ होगी, हम अपनी प्रेजेंटेशन को अपने उस हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे हम अपने मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे अलग अलग लोगों की सोच मतलब कल्चर है, या सोच की है, साइकोलॉजी की भी उसी में बात आ जाएगी। तो जैसे हमारे कुछ एरिया हैं जो डिफेंस के अंदर जाना, या जॉब के ऊपर जाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो कैरियर के ऊपर ज्यादा फोकस है उनको, बिजनेस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करवा सकते हैं। कुछ एरिया के जैसे जैसे शिमला एरिया है तो ज्यादा पढ़ा लिखा एरिया है, तो हम वहाँ पे रिसर्च बेस्ड प्रेजेंटेशन को ज्यादा शो कर सकते हैं, रिसर्च फैक्ट वगैरह दिखा सकते हैं, उनको ज्यादा समझाएंगे। और रूरल एरिया जो मतलब एक देहाती एरिया होता है, तो वहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ पे ज्यादा हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर ज्यादा आप आंकड़े दिखाओगे तो इतना समझ नहीं आएगा उनको। तो ये चीजें कुछ समझने वाली होती हैं। जैसे हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, मैंने एक बार शेयर भी किया था, आप लोगों ने उसको शायद पढ़ा होगा, तो ये चीजें पता करना कोई मुश्किल नहीं है आज की डेट में, है ना। ऐसे हमारे चंबा एरिया के लोग हैं, वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो उस तरीके से जो परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने लोगों के साथ ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम अपने बिजनेस हेल्थ प्लान के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, अपने कैसे हम अपने परिवार को ज्यादा हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस कर सकते हैं, उसके साथ साथ उनको इमोशन को समझते हुए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें आपको हर एरिया के इंडिया के अंदर हर कल्चर है, तो उसको समझ लेते हो तो ज्यादा फायदा होगा। साइकोलॉजी को समझना जरूरी है ऑडियंस को समझने के लिए। साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि वहाँ की जो वैल्यू है, जो मान्यता है, उनकी सोच विचार क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम जब समझ लेते हैं, उनका बिहेव क्या है, लोगों को कैसे व्यवहार करते हैं, तो ये सारी चीजें जब समझ लेते हैं तो ज्यादा हम वैल्यू दे पाते हैं लोगों को, ना। कई बार लोगों का दो दो विचार भी हो सकते हैं ना। जैसे विश्वास की, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग होंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, है ना। तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो मतलब वो थोड़ा पॉजिटिव लोग हैं, तो वहां पे आपका ज्यादा अच्छे से आप वैल्यू दे पाओगे। कुछ लोग होते हैं कि कई जगह होते हैं कि दो अप्रोच लेके चलते हैं, है ना। उसके अंदर क्या बोला जाता है इसको, दो अप्रोच लेके चल रहे हैं, तब भी वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले की कुछ सोच विचार होती हैं, धारणाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों की सोच बनी होती है। लेकिन जब आप चीजें वहां पे डिलीवर करते हो तो उनकी सोच वहां पे बदलना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप आगे चल के आपको जो समझ भी आएगी, इंक्लूड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन इंक्लूड करते हो प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आपको उससे भी ऑडियंस के बिहेव का भी पता चलेगा, प्लस साथ ही साथ आप उनको अपने साथ अटैच कर सकते हो, है ना। जैसे आपने बहुत बार प्रेजेंटेशनों में सुना होगा ये कुछ इंक्लूड क्वेश्चन जहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। आपने प्रेजेंटेशन के अंदर देखते होंगे कि लीडर्स बोलते हैं, कोई भी टॉपिक बोलते हैं और बोलते हैं कि जैस और नो, हाँ जाना, बोलते हैं, ऐसा कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं वो ऐसा इंक्लूड क्वेश्चन के अंदर? माइक ऑन करके बताएं बीच बीच में, अच्छा लगेगा। किसी को पता है तो बताएं। जस्ट एंड जी नो सर, टाइप के वो इसलिए क्वेश्चन। बोलते हैं कि वो चीज़ आपके क्लियर समझ में आई है या नहीं। जी जी। तो ये बीच में क्यों पूछा जाता है, जैस और नो समझने के लिए पूछा जा सकता है। मेन मकसद है कि ऑडियंस के साथ आपको जुड़ के रहना है, एंगेज करना है, लगाव, मतलब जो होता है ना जुड़ाव, वो आपको उसमें मदद करता है जैस और नो क्वेश्चन। नहीं तो कई लोग सो जाते हैं उसमें। तो कैसे हो सकते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, क्या आप सभी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैस और नो, हाँ या ना। तो लोग उसमें से कुछ लोग जैसे बोलेंगे, है ना, मैक्सिमम जैसे बोलेंगे, तो जुड़ेगा ना उसके साथ, स्पीकर के साथ। तो ये बड़े लेवल पे जब आप सुनते हो तो ये चीजें उसके कारण होते हैं। क्या आपको लगता है कि हेल्थ सभी के लिए जरूरी है, हर आदमी को हेल्थी रहना चाहिए, यस और नो, हाँ या ना? तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीजें आपको सुनने को मिलती हैं तो ये आपको क्लियरिटी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है रेज हैंड क्वेश्चन, हाथ खड़ा करने के लिए भी हम बोल देते हैं, हाथ उठाने वाले सवाल। तो उसका मेन मकसद क्या है, लोगों की पार्टिसिपेशन उसके अंदर बढ़ाना, है ना। पार्टिसिपेशन बढ़ाना, क्योंकि जैस और नो का भी हो सकता है, लेकिन किसने जैसे बोला किसने नो बोला, तो उसमें जुड़ाव तो हो जाएगा, लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पता नहीं चल पाएगा, ज्यादा लोग हैं तो जब आप बोलते हो कि यार रेज हैंड क्वेश्चन के अंदर आप क्या बोल सकते हो, वैसे किसी को प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, या कोई भी हेल्थ इशू है ना, जिसको कभी भी ये स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक पब्लिक स्पीकिंग पहले की है ना। तो जिन्होंने की है पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज के ऊपर आके कुछ बोला है, तो वो अपना हाथ खड़ा करें। तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन मतलब उनका बढ़ता है। जो लोग नहीं भी खड़ा कर रहे हैं वो भी फिर खड़ा करते हैं, ध्यान उनका इधर तरफ इस तरफ आ जाता है। उसके अलावा है नेक्स्ट जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या से होते हैं कि आत्मचिंतन, मतलब अपने बारे में अंदर से थोड़ा सा जुड़ाव बंदे को लागे, अपने आत्मचिंतन के बारे में सोचे, है ना, खुद से जुड़ना, खुद से जुड़े। श्रोता जो होते हैं, ऑडियंस जो होती है, वो खुद से जुड़े, हमसे तो जुड़ ही रहे हैं लेकिन खुद से भी जुड़े। तो उसके लिए क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और भी आप इंक्लूड कर सकते हो ना। जब आप क्या बोल सकते हो कि आपने जब लास्ट टाइम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस किया था,
है ना। तो वो कैसा समय था, कब आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस किया था। तो जब ये शब्द बोलोगे तो वो सोचेगा उसके बारे में, अपने आप से जुड़ेगा कि हाँ यार उस मोमेंट के ऊपर मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। तो ये भी एक एनालाइज खुद से भी उनको करवाना है, और हमारे साथ भी वो जुड़े रहेंगे, आप भी एनालिटिक कर पाओगे उनको, ये उसके लिए जरूरी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ का, जिंदगी का असली मकसद क्या है, आपका गोल क्या है? तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही इमेजिनरी क्वेश्चन हो सकते हैं, कल्पना जिसमें आदमी करता है, जिससे वो इंसान जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे सवाल भी ऐड कर सकते हैं जब पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। अगर आपके पास है ना 10 करोड़, 5 करोड़, है ना, 10 करोड़ या 5 करोड़, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे, इतना पैसा आपके पास होता है? तो क्या पे लेके गए उस बंदे को आप, उस ऑडियंस को कल्पना की तरफ। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे कोरोना का टाइम आया था, तो आपने कितना डोनेट किया, यदि आपके पास होता तो आप कितना लोगों की मदद करते, यदि आपके पास करोड़ होता, 10 करोड़ होता, 50 करोड़ होता। तो हम क्या है, इमेजिन करने के ऊपर उन लोगों को फोकस करवा रहे हैं, तो उस तरफ उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि ऑडियंस इंगेज रहती है, हमारे साथ जुड़ी रहती है ना। मान लीजिए भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता कि आपकी जो आज की हेल्थ कंडीशन है, ये और ज्यादा कहीं बिगड़ जाए और आप काम ना कर पाओ आने वाले समय में। तो ये क्वेश्चन भी उसको इमेजिन करने के ऊपर फोकस करेगा, वो सोचेगा इस चीज के ऊपर, यार बात तो सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा फनी क्वेश्चन हो सकते हैं। फनी क्वेश्चन मतलब किस लिए होते हैं, उसका गोल क्या है? बीच बीच में आपने देखा होगा ना, बड़े स्पीकर बीच में कुछ हंसी वाली बातें बोल देते हैं, ऐसी कहानी सुना देते हैं, तो जो ऑडियंस बैठी होती है उनको हंसी आती है। उसका कारण यही है कि एक कोई एजुकेशन चीज चल रही है, कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, तो लोग क्या होते हैं कि बोर होना शुरू हो जाते हैं, या उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो बीच बीच में यदि आपको हल्का कोई ऐसा फनी जोक बीच में डाल देते हो, तो उससे माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है, हल्का होता है। तो ऐसे चीजें आपको देखनी है कि यार कौन सा मेरी स्पीच के अंदर, कौन से पॉइंट पे वो चीज फिट बैठती है। तो ऐसी चीजें बहुत सी मिलती हैं हमें, कॉमेडी शो भी हम कई देखते हैं, तो ऐसी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। यदि ध्यान होगा तभी करेंगे ना, कि इसकी वैल्यू क्या है उन चीजों की। जैसे कितने लोग जहाँ पे सिर्फ बोर होने के लिए आए हैं, मैं पूछ सकता हूँ, यदि जैसे आप पब्लिकली बैठे हुए हो, तो मैं पूछूंगा वहां पे, तो कुछ तो आपको हंसी आएगी किसी लोगों को। आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी का जो मालिक है, वो आप हो या आपका मोबाइल फोन है? ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई चीजें आप डाल सकते हो अपनी स्पीच के अंदर। और लास्ट में शायद, हाँ, लास्ट थर्सडे को हुआ था, वहां पे बहुत अच्छे 2-3 स्टोरी ऐसे फनी जो चीजें चलाई थी, किसने, रमेश्वर दयाल सर ने। तो जो उनको मूवमेंट मिला, जो किसी बंदे ने ग्रेटिट्यूड दिखाया अपने अपलाइन के प्रति, तो उससे रिलेट करते हुए उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, कोरोना के टाइम पे गधे वाली स्टोरी। सुनी थी किसी ने, थे उस मीटिंग के अंदर? तो वो रिलेट कर पाए उसके साथ, और वहां पे जो पब्लिक थी उनका माइंड भी हल्का हुआ, और एजुकेशन भी उनको मिल गई। तो ऐसे ही हमारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ओपिनियन मतलब राय, राय पूछना है ना। तो इसका गोल क्या होता है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से राय लेते हो, राय पूछते हो, उसकी राय क्या है, तो उससे आपको एक दिशा मिलती है, आगे की बातचीत के लिए डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे आपके हिसाब से क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपके हिसाब से असली जो सफलता जो होती है वो क्या होती है? पैसा आपके पास होना चाहिए सबसे ज्यादा, या पैसे के साथ समय भी होना चाहिए, या सम्मान होना चाहिए? तो सामने वाला अपनी राय देगा यहाँ पे, है ना। पैसा बताता है तो आपका डायरेक्शन बिजनेस की तरफ ज्यादा हो सकता है ना। समय बताता है, सम्मान बताता है, उस तरफ। हेल्थ का आप इंक्लूड करते हैं तो हेल्थ के ऊपर डायरेक्शन जा सकती है। तो राय भी हमें पता चलाती है, हमें एनालाइज करने पे एक डायरेक्शन देती है कि मुझे अपनी स्पीकिंग किस डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए। नहीं तो हम तो वही एक रटा रटाया स्पीच ही देते हैं। लेकिन यदि ये बारीकियां थोड़ी सी हम पता हो जाएं, हम इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, इनको सीख लें, तो हम ऑडियंस के हिसाब से अपनी स्पीच जो तैयार कर सकते हैं। उस हिसाब से जब डिलीवर करेंगे तो उनको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। क्या आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, है ना, एजुकेशन जो सिस्टम है, जो लाइफ के लिए, लाइफ में बिजनेस के लिए तैयार करता है, जो नौकरी के लिए तैयार करता है? तो ये चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्शन आपको देते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी सिचुएशन। और दूसरा, इससे पहले कि ये सवाल आप पूछते हो, तो यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं। आपने कोई सवाल पूछा किसी से, तो 2-3 सेकंड रुकना भी है, पोज देना है ना। फिर उसके बाद एक दो व्यक्ति जो होते हैं उसके ऊपर को जवाब देने का टाइम भी देना है, मौका मिल जाता है। इससे स्पीच का जो एक कनेक्शन बनता है, एक इमोशनल टच और पर्सनल टच जो होता है, वो उसमें निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सवाल पूछा और अगला सवाल पूछा, थोड़ा सा समय पोज दो, ऑटोमेटिकली कुछ एक लोग हैंड रेज करेंगे, उसके ऊपर अपनी राय रखेंगे, तो इंटरेस्ट उससे क्रिएट होगा। नेक्स्ट है आपका सिचुएशन। सिचुएशन मतलब आपने परिस्थिति जो होती है हमारी, उसका बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। किस अवसर के ऊपर, किस टाइम के ऊपर हम बोलने जा रहे हैं, ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, वहां पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई मोटिवेशनल चीज बताई जाएगी, या कोई बिजनेस प्लान बताया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए।
ना। और स्पीच कब होनी है, सुबह शाम दोपहर, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन, गांव में हो रही है या शहर में हो रही है ना। ऑडियंस के साथ क्या रिलेशन है स्पीकर का, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी ध्यान में रखें। और गांव की ऑडियंस है तो जहाँ पे ज्यादा टेक्निकल शब्दों से बचना है हमने, सिंपल और जो एक नॉर्मल व्यवहारिक उदाहरण होते हैं उनको ऐड करना होता है कि तुझे कुछ सिचुएशन से रिलेटेड है। उसके अलावा नॉलेज एंड एक्सेप्टेशन, ये चीजें भी यदि हम समझ लेते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से लोगों को डिलीवर कर पाते हैं। नॉलेज एंड एक्सेप्टेशन, अभी नॉलेज नॉलेज एक तो चलो हमारी है, हमने तो नॉलेज ग्रैब किया है, हमने तो सीखा है, फिर भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो नॉलेज एक तो ये भी चीज समझने की है कि यार हम जिस ऑडियंस को स्पीकिंग करने जा रहे हैं उनकी नॉलेज क्या है, वो इस विषय के ऊपर कितना जानते हैं, पहले से इसके बारे में कितना पता है। तो ये सब चीजें जब हमें पता होंगी तो हम उनको सही से डिलीवर कर पाएंगे, और वो हमसे क्या सुनने की उम्मीद कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल पाएंगी। अगर हेल्थ सेमिनार है तो लोग क्या चाहते हैं उसमें, हमें पता है कि लोगों की नॉलेज कितनी है। हेल्थ सेमिनार हम करने जा रहे हैं तो लोग उसमें समाधान चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने रटी टाइप स्पीच वहां पे दे दिया है ना, वो एक मतलब सिर्फ वही चीज नहीं आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाएगी। तो वहां पे आपको उनको सोल्यूशन भी देना है। जब उनको सोल्यूशन की क्लियरिटी आएगी ना, उसको समाधान दिखेगा कि हाँ ये चीजें आप करते हो तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं, आप ये हासिल कर सकते हो। बिजनेस के ऊपर बात करते हो तो हाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसकी वजह से ये चीजें आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में जहां तक पहुंच सकते हो, और ये करके कुछ स्टोरी ऐड करो, उसने ये हासिल किया वो हासिल किया। तो सोल्यूशन जो होता है वो मेन चीज होती है। सामने वाला अटक जाता है और हम भी अपनी एक सीधी फ्लैट स्पीच देने के बाद बस वहां से करते हो, जिसको इंटरेस्ट है तो ठीक है, लेकिन आपने समझना है उनको, उनको सही रास्ता डायरेक्शन देना है कि इसके माध्यम से ये कर सकते हो वो कर सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नॉलेज और उनकी एक्सेप्टेशन, नॉलेज तो पता किया, एक्सेप्टेशन उनकी यही है कि वो जहाँ पे आए हैं तो उनको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन उनको जरूर देना। ठीक है। और ये सारी चीजें कनेक्शन बनाने के लिए, समझने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि आपको शुरुआत में 1-2 सवाल से शुरुआत करनी है। आप रेज करवा सकते हो ना, ये चीजें हो सकती हैं। आप हैंड हैंड रेज करवा सकते हो। मैं ज्यादातर ये चीजें पूछता हूँ, कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, पब्लिकली जाता हूँ कि कितने लोग हैं जो जहाँ पे आए हैं किस वजह से आए हैं ना, हेल्थ किसको चाहिए, वेल्थ किसको चाहिए। तो ये चीजें आप भी थोड़ा बहुत ऐड किया करें और बेहतर तरीके से हो सकता है उसको। बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं, उससे भी समझने में मदद मिलेगी। और प्लस आपके इनके क्वेश्चन से उसके अंदर थोड़ा जो इंटरेस्ट होता है वो फिर से क्रिएट होता है। और अपनी भाषा जो होती है, हमें भाषा भी, यदि ये चीजें हमने समझ ली है, एनालाइज कर लिया है, तो हम अपनी भाषा का भी डायरेक्शन देख सकते हैं। यार ज्यादा बंदे नॉन टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो सिंपल भाषा का यूज करें, है ना। ज्यादा देहाती लोग हैं तो उनकी भाषा, यदि हम उनके एरिया से हैं तो उस भाषा में भी स्पीकिंग कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर हिंदी तो चलती है। अभी जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के ऊपर हम सबको ये पता है कि हम यदि साउथ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस काम करना चाहेंगे, थोड़ा इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अभी रामेश्वर दयाल सर की टीम में एक हैं स्टार्स फायर, वो अच्छा आर्मी में थे तो हिंदी जानते हैं, लेकिन वहाँ पे वो तो इंग्लिश में उनको करना पड़ता होगा कुछ भी तरीके करके। तो यही है कि हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं है तो आने वाले टाइम पे आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो इंग्लिश में पकड़ अच्छी है। तो इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो एनालाइज करना जरूरी है, उसके हिसाब से अपनी स्पीच को आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये समझ आया कंटेंट का अंदर जो एनालिटिक का जो विषय है, थोड़ा बोरिंग है, मैं चीजें मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, लेकिन आपको आगे चल के ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी जब आप किसी को सुनोगे। जैसे और नो, किसी को समझ आया तो जैसे बोले। चैट बॉक्स में अभी खोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इससे स्क्रीन बंद हो जाएगी। यस सर। यस सर। जोश जोश से थोड़ा यस सर। आवाज कम आ रही है आप लोगों की। ठीक है, चलिए 2 ही कंटेंट हो पाए हैं अभी हमारे। तीसरा है वेयर टू बिगिन, है ना, कहाँ से शुरुआत करनी है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे 2-4 टेक्निक आपको बताऊंगा, और जो मैंने पहले भी बताया था पहले के मॉड्यूल के अंदर, फर्स्ट 15 सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शुरुआती दौर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लोगों को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। यदि फर्स्ट का इंप्रेशन गलत पड़ जाता है तो फिर पूरी स्पीच के अंदर वही प्रभाव रहता है। तो फर्स्ट आपका क्या है, इंप्रेशन बनाने के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिफोर प्रेजेंटेशन। आपने कोई भी चीज शुरू की उससे पहले ही आपने क्वेश्चन यदि पूछ लिए तो उससे क्या होता है कि लोगों का अटेंशन बढ़ जाता है ना। क्योंकि जब आप कोई चीज शुरू करने जा रहे हो तो उस समय कई प्रकार के वहां पे दिखते होते हैं। कुछ लोग आपके स्वागत में तालियां बजा रहे होंगे, कुछ लोग आपके ताली के साथ कुछ लोग मोबाइल के अंदर बिजी होंगे, आपसे बातचीत कर रहे होंगे। या बड़े सेमिनार में देखा होगा कि बड़ा स्पीकर आता है, तालियां तुलियां बजने के बाद बहुत से लोग अपनी चेयर को सेटल कर रहे होते हैं कि मैं जहां बैठूं वहां बैठूं, मतलब सब आदमी इधर उधर पजल हो रखे हैं। तो जब आप उनसे सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान ना, सवाल जो होता है उससे क्या है, उनका ध्यान आपकी ओर आएगा। तो सवाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और
someone is in mobile TC, someone are interested in you, कुछ लोग आपके अंदर इंटरेस्ट होंगे, कुछ लोग मोबाइल के अंदर इंटरेस्ट है, तो इसलिए सवाल करने हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, और भी सवाल हो सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी वर्क लास्ट 6 मंथ, ना ऐसे कुछ सवाल। आप में से कितने लोग हैं जो 6 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जरा हैंड रेज करें अपना। तो जब वो बोलोगे तो सर क्या आवाज प्रभाव पूरी उसके कट के अंदर आ रही है, आपके नेटवर्क इशू शायद। ऑडियंस को। आवाज नहीं आ रही मेरी सही सभी को? सर नहीं सर, आ रही, मेरे को तो क्लियर आ रही। आ ओके रही सर, नेटवर्क की वजह से हो जाता कभी कभी। ओके ओके। अभी तो क्लियर आ रही आपका जो सवाल होता है ना, वो बहुत फायदा करता है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं, चाहे पुराना स्पीकर भी होता है ना, तो हर आदमी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर उसके अंदर भी होता है ना। काफी दिनों के बाद स्टेज पे चढ़ रहा है तो घबराहट हर आदमी में होती है। तो जब आप सवाल करते हो, आप डरे हो, स्टेज का फियर आपके अंदर है, आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो उस समय क्या है, आप पब्लिक के तितर बितर हो रही है, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, तो आप और घबरा जाते हैं। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है आप सवाल पूछो। सवाल पूछोगे तो आपकी जो घबराहट थी, जो आपके पास डर की बोल थी, वो आपने ऑडियंस को फेंक दिया। अभी वो घबराएंगे, है ना, उनके अंदर वो नर्वसनेस आएगी। तो उस समय आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो स्टेज के ऊपर, जब भी मंच के ऊपर। तो ऐसे सवाल हो सकते हैं, हाउ मेनी एग्री एजुकेशन ऑफ MLM इज इंपॉर्टेंट, मतलब इतने आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अपना थोड़ा हैंड रेज करें। तो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ और बनाए जा सकते हैं जिससे क्या है कि ऑडियंस एक तो अटेंशन देगी आपको। कुछ एक बेनिफिट है, 3 बेनिफिट जहां पे लिखे हैं। गेट अटेंशन, सबसे पहले लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। फ्री ऑफ स्टेज फियर, आप फ्री हो जाओगे स्टेज के डर से, क्योंकि पहले तो आप डरे थे स्टेज पे जाते जाते, यार मुझे शुरुआत करनी है, लेकिन जब आपने सवाल किया तो ऑडियंस के अंदर वो डर चला गया, उधर ट्रांसफर हो गया, और आप तब तक अपने आप को मैनेज कर लोगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी। एंड एनालिसिस ऑफ योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को भी एनालाइज कर पाओगे कि यार कितने लोग इसके अंदर पुराने हैं, कितने नए हैं, किसने प्लान सुना है, कौन कब से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी 2-3 बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट 15 सेकंड के अंदर ही जब प्रभाव डाल सकते हो आप, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी, लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। तो ये कुछ था हमारा कैसे स्टार्ट करना है। डिलीवरी मेथड के ऊपर हम बात करते हैं। अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के, स्पीकिंग करने के। तो जहां पे डिलीवरी मेथड के अंदर स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी, है ना, कई तरह से होते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो चादाश्त से बोल देते हैं, उनको याद होता है कि वो बोल देते हैं, वो अनुभव से आता है कि बार बार वही चीजें बोल रहे हैं, कंटेंट समझ गए हैं, दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही हैं, तो वो जो मेमोरी से बोला जाता है, यादाश्त से बोला जाता है, उसको शायद जरूरत नहीं है किसी PPT की। जैसे हमारे ज्यादातर लीडर्स हैं, रामवीर सर ने स्पीच दिया था SOS के अंदर, तो उन्होंने ऐसे ही दिया, है ना, 1.5-2 घंटे का स्पीच था जो उनका, क्योंकि उनके दिमाग में पॉइंट बैठे हुए हैं, तो मेमोरी से भी बोला जाता है। नेक्स्ट होती है स्पीकिंग इम्प्रम्प्टू, बोलते हैं इसको पब्लिक स्पीकिंग के टेक्निकल शब्द के रूप में, लेकिन ये इम्प्रम्प्टू है कि आपको अचानक बोल दिया, है ना, किसी को उठा दिया बीच में से कि आप बोलो, है ना, क्या आपने सीखा। या कोई ऐसा पब्लिकली आप देखो कि टॉपिक चल रहा है कांग्रेस BJP इधर उधर पार्टी का, तो कोई पूछ लेता है कि उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आप देखते होंगे ना, वो एंकर होते हैं जो न्यूज चैनल वाले, किसी को भी पूछ लेते हैं कि आप कांग्रेस के काम कर दिया, उसके बारे में बताओ। ये होती है इम्प्रम्प्टू स्पीच, एकदम से किसी ने अचानक बोल दिया। और उसके बाद एक स्पीकिंग आती है आपकी, स्पीकिंग फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट से ऊपर, जैसे अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जी, मैन्युस्क्रिप्ट है, PPT के माध्यम से बोल रहा हूँ, PPT से प्लान करते हो आप, वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट है। और एक स्पीकिंग होती है आपकी जिसको हम, थोड़ा टेक्निकल शब्द है ये, एक्सटेम्पोरानियस, है ना, जो एक शब्द है, इसको पब्लिक स्पीकिंग में बोला जाता है, लेकिन इसका हिंदी के अंदर बोला जाए तो बिना तैयारी के हो सकता है ये भी, है ना, कोई प्रैक्टिस बिना तैयारी के वो चीजें बोली जा रही हैं। लेकिन ये भी एक किस्म से मेमोरी के बेस के ऊपर भी हम इसको ले सकते हैं कि मेमोरी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज होती है। इस एक्सटेम्पोरानियस शब्द जो है, इसको यूज किया जाता है जो आप कुछ ज्यादा टाइम तैयारी नहीं करने का मिलता, लेकिन आपकी पहले से तैयारी होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी बड़े रैंक के ऊपर लीडर हो, तो आपसे एक्सेप्टेशन कई चीजों की होती है ना, तो उस एक्सेप्टेशन, लेकिन आपने अभी कुछ दिनों से वो तैयारी नहीं किया, अचानक आपको बोल दिया जाता है, तो उस समय सिचुएशन ऐसी आती है। जैसे मैं अपना ही एक एग्जांपल दूं, तो मैं फर्स्ट टाइम मुझे जयपुर के अंदर हमारे आज्ञाराम सर डायमंड लीडर, उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले बोल दिया कि आपको 10 कदम ट्रेनिंग, मेरा पहला ही वो ट्रेनिंग था, SOS में भी नहीं गया, तो जूम पे चलाता था, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा उस टाइम फर्स्ट टाइम था, मुझे भी थोड़ा घबराहट हुई कि यार कैसे दूंगा अभी। तो मैंने वहाँ पे कई, फिर 1 घंटे के दौरान कई पढ़ने लगा, देखने लगा पुरानी ट्रेनिंग प्रोडक्टों की, को किसी की वो किसी की, लेकिन वो चीज़ें मेरी सारी ब्लैंक हो गई जब मैं वहाँ पे गया। लेकिन फिर भी मेरी प्रेजेंटेशन जो प्रोडक्ट की थी वो बहुत बेस्ट रही ना, काफ़ी अच्छी रही, पहला एक्सपीरियंस था,
वो क्यों रहा? क्योंकि ये जो स्पीकिंग में बोल रहा हूँ आपको, जो एकदम से बिना तैयारी के बोल दिया जाता है, तो उसके लिए समय पहले होता है हमारे पास। आपके पास समय होता है पहले कि आपने 2 दिन 4 दिन पहले आपको पता है कि यार मुझे कभी भी बोलना पड़ सकता है या आपको बोला जा सकता है, तो आपको पहले टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि यदि वो आपकी तैयारी है, यदि मेरी पहले से तैयारी थी, मैं जून पे चलाता था, इसलिए वो मेरी बेस्ट गई। क्योंकि आपकी पहले से तैयारी होगी तो वो चीजें जो होंगी आपकी नेचुरल होंगी वहां पे। आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बना पाओगे, और ऑडियंस के साथ जब आई कांटेक्ट बनता है तो उनके साथ जुड़ाव बनता है ना। बॉडी लैंग्वेज आपकी सही रहती है। जैसे मैंने वहां पे प्लान मतलब प्रोडक्ट का दिया, तो मेरी एक खुद की पीपीटी बनाई हुई है जो अक्सर मैं शेयर करता हूँ, हर एक प्रोडक्ट का हिंदी में लिखा हुआ है। तो फिर मैंने वही उनको दिया कि यार इसमें चला दो आप। तो मुझे फिर उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसको स्क्रीन को देख के बोलूँ, मुझे सिर्फ इतना देखना पड़ रहा था कि यार प्रोडक्ट कौन सा है, थाईडॉग है। तो उसके बाद मेरा आई कॉन्टैक्ट सीधा पब्लिक की तरफ था, और उसके ऊपर जो भी मुझे 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना था वो मेरी सारी मेमोरी के अंदर थी, या मेरी पहले की प्रैक्टिस थी। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन हो, तो इसकी तैयारी करने के लिए, स्पीचिंग की तैयारी करने के लिए यही होता है कि मेन जो आपके पॉइंट होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग का थोड़ा सा, जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ एक स्टोरी वगैरह किस चीज़ें में ऐड कर सकते हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और प्रैक्टिस करनी है ना। उस समय तो मौका नहीं मिलेगा, पहले से आपकी प्रैक्टिस है बिना रट्टा मारे हुए, क्योंकि रट्टा मारोगे तो फिर वो भूल जाता है, रट्टा ज़्यादा दिन नहीं रहता। आपने प्रैक्टिस किया होगा पहले, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी काफ़ी, इस वजह से वो मेरा चीज़ें बेस्ट रही, है ना। उसके अलावा समय का एक काफ़ी रोल होता है कि जब आप स्पीच देते हो तो आपके पास एक लिमिटेड समय होता है। तो समय को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको जैसे रिव्यू के लिए बोला जाता है, 1 मिनट के अंदर रिव्यू देना है, तो उसकी आप अपने आप से प्रैक्टिस करें कि 1 मिनट के अंदर मुझे क्या बोलना है। हाँ, 2-3 मिनट के अंदर हमें बोलना पड़ता है, तो क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से, और टाइमर आप लगा के इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी ये चीज़ें आपको बता ही दिया। ये जो स्पीकिंग है हमारी, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है। एक तो आपका नेचुरल लगेगा, यदि आपकी पहले से तैयारी है, आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर बना पाओगे, बॉडी लैंग्वेज आपका सही रहेगा, रियल टाइम स्टोरी एग्जांपल ऐड कर सकते हो। जैसे लास्ट जो मीटिंग थर्सडे को हुई थी, रामेश्वर दयाल सर ने 1-2 स्टोरी सुनाया, वहां पे किसी ने कुछ ग्रेटिट्यूड के ऊपर बताया था अपलाइन के प्रति, तो उन्होंने किस तरीके से उस स्टोरी को सुनाया। तो वो स्टोरी अभी मैं सुनाऊंगा नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वो स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो रियल टाइम स्टोरी का एग्जाम्पल आप तब निकाल पाओगे यदि आपकी प्रैक्टिस है इसके ऊपर ना, पकड़ है, तो आपको ऐसे कई एग्जाम्पल उस टाइम पे आ जाएंगे। एंगेजमेंट आती है इस चीज से यदि आपकी पहले से प्रैक्टिस है। उसके बाद आता है कन्वर्सेशनल, एक स्टाइल होता है कन्वर्सेशनल स्पीकिंग का। तो वो कहाँ पे चलता है? जब छोटा ग्रुप हो, कन्वर्सेशन करना हो, बातचीत, मतलब मैं आपसे कुछ पूछ भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, आप उसका जवाब दे रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर जो होते हैं वो पूछते हैं, ऐसे ही हमारी कई बार ऐसी स्पीकिंग भी आता है, ऐसा स्टाइल भी आता है कि हम बीच बीच में पूछ भी रहे हैं ना, और उसका जवाब भी मिल रहा है, और हम आगे डिलीवर भी कर रहे हैं। तो वो होती है कन्वर्सेशनल स्पीकिंग। तो ये कुछ एक चीजें थी डिलीवरी मेथड की अलग अलग। मेमोरी से आदमी बोलता है। इसके अलावा आपको अचानक आपको बुलाया जाता है इम्प्रम्प्टू, मैन्युस्क्रिप्ट पीपीटी से हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, लगातार आप प्लान करना शुरू कर दोगे तो फिर वो आपकी मेमोरी में आ जाएगा। अभी यदि मुझे कोई बोले कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है विदाउट पीपीटी, तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो पूरी तरह से बस चुका है। तो उसके अलावा आपका ये जो मैंने एक्सटेम्पोरानियस जो स्पीकिंग है, ये सबसे पावरफुल ये भी होती है। और ये चीजें जब आप कर लेते हो तो फिर आपका जुड़ाव जो होता है पब्लिक से ज्यादा हो। कन्वर्सेशनल के अंदर वही है कि आपको भाई कन्वर्सेशन के लिए बोला जाता है, तो ज्यादा इफेक्टिव आप लोग क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये स्पीकिंग यहाँ पे होती है। उसके अलावा एथिक्स, एथिक्स के ऊपर अभी हम बात करते हैं कि एथिक्स क्या है ना। किसी भी कंपनी, चाहे हमारी एसलीप केस है या कोई भी संस्था है, उसके कुछ एथिक्स, कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन होते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी कुछ एथिक्स के बारे में बताया गया है ना, जो भी मैंने 3-4 जगह से चीजें सीखी हैं। सो एथिक्स अवॉइड अवॉइड करना है किसको? प्लेजरिज्म को। प्लेजरिज्म क्या होता है? साहित्यिक चोरी, है ना। हम साहित्यिक चोरी को मैं यही बोलूंगा कि हम किसी का कंटेंट उठाते हैं, है ना, उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं, वो एक किस्म की चोरी मानी जाती है ना। किसी का भी हमने, ऐसे तो कॉपीराइट भी कई चीजों पे लगा होता है कि किसी की भी कॉपी, किसी का वीडियो उठाया अपने चैनल पे डाली तो कॉपीराइट भी लग जाते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर भी बोला जाता है कि अवॉइड करना है इसको, प्लेजरिज्म को। तो एक बहुत ही अच्छा ललित सर यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि यार ऐसा भी नहीं है ना, बुरी तरह से अवॉइड कर सकते हो। एक वो उदाहरण देते हैं, कहानी सुनाते हैं कि जैसे कोई माँ है ना, उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखा है वो, तो उस कंडीशन में उसको पेट भरने के लिए वो मजबूरी है कि कहीं से दूध चुरा लेती उसका पेट भरने के लिए, तो वो चोरी नहीं गिनी जाएगी। तो शुरुआत में हमें इन चीज़ों का अभी नॉलेज नहीं होती है, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता है, तो कंटेंट किसी से लेने में कोई ज़्यादा बुराई नहीं है ना, ले सकते हो आप कंटेंट, लेकिन आगे चल के अपने आप को खुद को डेवलप करना है ताकि आप खुद से कंटेंट तैयार कर सको, है ना। तो ये चीज़ें जरूरी होती हैं ना। और साथ साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं? होनेस्ट रहना, ईमानदार रहना है
ना। ऑनेस्टी अपने हिसाब से आप कंटेंट तैयार करें, आइडिया लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना ऐड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जब बड़े लेवल पे आप काम करोगे तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अभी तो आपको सब पीपीटी हैं, जो आप टीम हो आप सबके लिए, लेकिन आप अलग एंगल में जाओगे, बड़े लेवल पे जाओगे, यूट्यूब पे क्रिएटर बनोगे, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉपीराइट की वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो अलग टॉपिक है, उसको कभी फिर समझाऊंगा मैं। एंड डोंट मिसलीड ऑडियंस, हमें गुमराह नहीं करना। पब्लिक स्पीकिंग हम सीख लेते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि लोगों को गुमराह करना चाहे, गुमराह करना सीख जाए, गुमराह करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो ना, तो बहुत से लोगों को एक दिशा दे देते हो। जैसे आप बड़े बड़े नेताओं को देखते हो, उनका स्पीकिंग स्किल होता है, मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई लीडर हैं, वो अपने स्पीकिंग के माध्यम से लोगों का माइंड कन्वर्ट कर देते हैं और शासन भी करते हैं देशों। एक मैं कहीं कहानी सुनी थी, जिम्बाब्वे की घटना है। एक वहां पे कोई था ऐसा आध्यात्मिक गुरु था, जब कोई ऐसा स्पीकर था, उस बंदे ने एक ऐड दिया, जिसका इश्तिहार दिया, यार जो मानसिक शांति, मतलब इस दुनिया से दुखों से शांति, दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस हाल के अंदर हमारा प्रोग्राम है उस हाल के अंदर, तो वहां पे एकत्रित हों। पहले उसने प्रचार कर दिया। तो ललित सर एक्चुअली बताते हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, तो उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। तो वहां पे लगभग 2000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए, और 2000 लोगों को उसने लगभग 4-5 घंटे प्रवचन दिया, सिखाया, समझाया कि यार ये दुनिया, वो दुनिया, ऐसे होता है समाज के अंदर। और लास्ट में उसने यही पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। मतलब उसकी स्पीक के अंदर जब उसने इतने अच्छे से उनको समझा दिया, इतने अच्छे से उनका माइंड वॉश कर दिया, तो सभी लोग बोल रहे थे कि हम इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ठीक है, साइनाइड का कैप्सूल आपके चेयर के दराज के अंदर रखा है, हर एक दराज के अंदर, उसको लीजिए और खाइए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बोलते हैं कि इतना बड़ा अटेम्प्ट हुआ था सुसाइड का, इतने लोग मरे थे एक साथ। तो समझ पाए हो साइनाइड क्या होता है, एक ऐसा कैप्सूल होता है, मुंह में रखते ही डेथ हो जाता है। तो स्पीकिंग यदि हम अच्छे से करना सीख जाए तो बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को मिसगाइड करें, मिसलीड करें, गलत चीजें बताएं, या फिर और भी कई चीजें हो सकती हैं जो तो मैं कुछ अलग एंगल से आपको बता दी है। तो हमें क्या है कि एथिक्स का ध्यान रखना है, अवॉइड हेट स्पीच, है ना। बोलना अच्छे से सीखिए, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अभद्र चीजें बोलना शुरू कर दें, जैसे नेता बोलते हैं, है ना, जातिवाद के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर। तो ये कुछ एथिक्स होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, इन सब चीजों से दूर रहना है। अवॉइड स्पीच से ऐसे शब्द जो किसी को नफरत फैलाते हों, है ना, किसी का नाम को लेकर आपको वो नहीं करना। स्पीकिंग के अंदर देखो कई बड़े ऐसे लीडर भी होते हैं, किसी का नाम लेके इंडिकेट करते हैं, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। मतलब नाम लेके इंडिकेट करना है, खराब चीज के लिए ना करें, अच्छे के लिए करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, किसी का मजाक बना देते हैं, किसी का नाम लेके, है ना, किसी को उठा के, तो उसका मजाक बना देते हैं, वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो वो चीजें नहीं कभी करनी चाहिए। गलत भाषा का यूज नहीं करना है ना, जिससे कि ऐसे शब्दों का यूज ना करें, ऐसी बातों का यूज ना करें जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, है ना। तो ये कुछ एक चीजें होते हैं, यदि हम समझते हैं तो बहुत अच्छी हमारी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी आएगा, और भी कई फायदे होंगे। बी क्यूरियस एंड अटेंटिव, हमें जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से क्यूरियस रहना है, ध्यान से समझना भी है, सुनना भी है, कि यार कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब भी देना है। ऐसा नहीं कुछ बोलते जा रहा है और हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। हमें हर आदमी को देखना है, सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल भी करना है। हो सकता है कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जो आपसे हैंडल ना हो, लेकिन फिर भी वहां पे आपको उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना है। करंटली नहीं दे सकते तो उसको बोल सकते हैं कि आपको बाद में बताऊंगा, बाद में बताता हूँ ये चीजें। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी। एंड अवॉइड प्री जजिंग पर्सन, प्री जज नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं कि प्री जज करते हैं कि यार मैं इसको ये चीज समझाऊंगा, जब बताऊंगा इन लोगों को, तो ये ऐसा ही सोचेंगे, है ना। वो कैसा सोचेंगे उस चीज के ऊपर फोकस ना करो। आपका काम है कि आपने अच्छे से डिलीवरी करनी है, जो आपको पता है वो आपको बताना, है ना। तो ये चीजें जो होती हैं प्री जजिंग वाली, इससे भी आपको थोड़ा सा दूर रहना, है ना, कि मैं जो बोलूंगा वो पता नहीं क्या सोचेगा। तो अपनी अपनी डिलीवरी आपने करनी है, बाकी जो सोचेगा सोचने दो, उसके ऊपर छोड़ दो आप। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है जहाँ पे, मेंटेन द फ्री एंड ओपन एक्सप्रेशन। आपको फ्रीली बात करना है, ओपनली बात करना है, दिल से बात करना है ना। दिल से आनी चाहिए जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, ऐसे नहीं कि बनावटी एक्सप्रेशन। शुरू में हो सकता है कि आपको बनावटी हंसी भी हंसनी पड़े, लेकिन वो आपको रियल करने की कोशिश करना है। इन चीजों को ध्यान में हम यदि रखते हैं ईमानदारी से, है ना, पब्लिक स्पीकिंग हम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा फायदा होता है। गलत शब्दों का यूज ना करें, नफरत फैलाने वाले शब्दों का यूज ना करें, है ना। ऐसे शब्द जिससे जिससे किसी को नीचा फील हो, है ना, ऐसा शब्द जिससे कि किसी को बुरा लगे, मजाक बने, इन सब से थोड़ा परहेज करना है। और किसी भी चीज को एथिक्स के अंदर वही है कि कोई भी हम चीजें यूज करते हैं तो यूज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी, ये पीपीटी है तो मैंने भी कुछ अपना माइंड लगाया है, कुछ ललित सर का सीखा है, कुछ एक दो स्पीकर और हैं उनका मैंने पब्लिक स्पीकिंग में काफी चीजें सुनी है, सीखी है, उनकी ऑडियो पीपीटी मैंने खुद बनाया है। तो क्रेडिट देना है यहाँ पे, मैं क्रेडिट देता हूँ कि यार हाँ मैंने ये सीखा है, कहाँ से सीखा। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कंटेंट खुद बनाया पूरा 100%, है ना। लगभग 50-70% मैंने
कहीं ना कहीं से लिया है, लेकिन साथ साथ क्रेडिट देना है कि यार उससे मैंने सीखा। तो ये कुछ एथिक्स होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हमें रखने चाहिए, मानने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा एक चीज है एथिक्स के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगला है हाउ टू टॉपिक। हमने जो टॉपिक होता है वो कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि कंटेंट के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ पे हमें टॉपिक ही सिलेक्ट करना है। तो टॉपिक हमारा कौन सा हो सकता है? ज्यादातर हमारा फोकस रहता है कि हमने हेल्थ प्लान करना है, लेकिन मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा, जब आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, शायद आप में से, आपकी टीम में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि थोड़ा अलग भी सोचेंगे, है ना। तो मैं और भी कई कंटेंट, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट है तो ये मेरा अलग सोच थी। पब्लिक स्पीकिंग तो ज्यादा तो नहीं, वैसे ही आपके अनुभव से आप सीखते हो बिजनेस के अंदर, तो एमएलएम के अंदर। लेकिन ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ तो ये मेरा एक अलग से पैशन है कि मुझे इसको ऐड करना है। ऐसे आपके भी हो सकते हैं, हेल्थ के ऊपर हो सकता है, बिजनेस के ऊपर जो हम ऑलरेडी करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो सकता है, जो अध्यात्म के ऊपर हो सकता है, मैं उसके ऊपर भी सोचता हूँ। मैंने कई चीजें उसमें भी करता रहता हूँ ऐसे। तो बीच बीच में आपने देखा होगा मैं भागवत गीता के भी डालता रहता हूँ, तो मेरा प्लान है कि उसके ऊपर भी कुछ बनाया जाए। तो आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, माइंड सेट के ऊपर टॉपिक हो सकता है। बाकी स्लीपियस के अंदर आप बात करो तो यहाँ पे कुछ गिने चुने जो टॉपिक हैं वही बहुत हैं हमें कामयाब होने के लिए। लेकिन यदि आपका अलग से सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आप टॉपिक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने टॉपिक के बारे में पहले सोचना है, तभी आपका कंटेंट बन पाएगा। उसके बाद ब्रेन स्ट्रीमिंग ऑफ पॉसिबल आइडिया। आपने किसी टॉपिक के बारे में सोचा, उसके बाद आपने दिमाग लगाना है कि यार ये आइडिया जो है, ये मैंने टॉपिक ये रिलेवेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये पता लगेगा कि ये यार पब्लिक से जुड़ भी रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। पहले अपने एक लिस्ट तैयार करनी है, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ रिलेवेंट टॉपिक सिलेक्टेड। आपको कौन कौन से उससे रिलेटेड, आप गूगल सर्च करो, चैटजीपीटी पे सर्च करो, आपको अलग अलग टॉपिक मिल जाएंगे ना, कई तरीके के वहां पे वेबसाइट से आ जाएंगे। तो उसमें से आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करें। हाउ टू फाइंड आउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द टॉपिक। उस मतलब जो ट्रस्ट होता है उस टॉपिक के ऊपर, क्रेडिबिलिटी क्या है वो आपको उसमें देखनी है, पता करना है। एंड कैसे पता चलेगा कि वो क्रेडिबल है, वो पब्लिक उसके ऊपर भरोसा करेगी, पब्लिक को वो इंटरेस्टेड लगेगा। तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक से वो जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। तो उसके लिए कुछ एक पॉइंट है, रिलेवेंट टू पब्लिक और नॉट। आपको देखना कि यार वो पब्लिक से रिलेवेंट भी कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का मैंने काफी अच्छा बना रखा है, आगे चल के चलाएंगे उसको। तो मुझे पता है कि ये रिलेवेंट कर रहा है मेरे इस बिजनेस के साथ भी, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग का मैं इतना लेंथी ये चीजें बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि यार रिलेवेंट कर रहा है, इसलिए तो मैं, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये रिलेवेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और भी मैं कई चीजें जो कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि वो रिलेवेंट कर रहे हैं मेरे इस बिजनेस के साथ, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी में या कुछ भी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती हैं कि वो पब्लिक के साथ हमारा जुड़ भी रहा है या नहीं जुड़ रहा है। आई एम पैशनेट और नॉट फॉर दिस टॉपिक। एक चीज आपको ये समझनी है कि यार ये जो मैं टॉपिक चुन रहा हूँ, इसको टॉपिक को डिलीवर करने के लिए मेरे अंदर से जुनून है, पैशन है। यदि मेरे अंदर जुनून ही नहीं है, मैं जबरदस्ती उस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी वो पब्लिक को वैल्यू नहीं दे पाएगा, आप इतने अच्छे से उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे। मेरा पैशन ही है, इसलिए तो मैं इतना इसको कर पाया हूँ, नहीं तो इसके ऊपर मुझे लगभग पीपीटी बनाने में मुझे लगभग 2-2.5 महीने लगे होंगे, है ना। तो पैशन होना जरूरी है आप अपने टॉपिक के ऊपर, तभी उसको चुने आप। एंड सेलेक्ट दैट टॉपिक इन विच यू आर एक्साइटेड एंड पैशनेट इनसाइड ऑफ यू। इनसाइड एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, अंदर से आपके अंदर पैशन होना चाहिए। योर टॉपिक इम्पैक्ट योर डिलीवरी, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, एनर्जी। सो सिलेक्ट दैट टॉपिक। क्योंकि जो आप टॉपिक चुनते हो, जो आपके अंदर पैशन पैदा करता है, वो कई चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, है ना। पैशन है उसके प्रति, तो आपका जो टॉपिक है, यदि आपका पैशन है उसके अंदर, तो आपके डिलीवरी का तरीका, आपके बोलने की शैली में भी फर्क पड़ेगा, आपके वॉइस के अंदर भी। आपकी यदि पैशन है उसके अंदर तो आपके बॉडी लैंग्वेज भी अच्छे रहेंगे, आपका आई कॉन्टैक्ट भी अच्छा रहेगा, एनर्जी भी आपके अंदर रहेगी। तो ऐसा टॉपिक यदि उसके अंदर आपका पैशन है तभी उसको चुने, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको नहीं चुनना है। टू हैव अंडरस्टैंड इन विच पब्लिक इंटरेस्टेड। और ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि पब्लिक उसके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। आपको ये भी समझना है कि यार पब्लिक उस चीज को सुनना चाहती है, जानना चाहती है, नहीं जानना चाहती है ना। तो हमें वो चीज नहीं बोलनी है जो मुझे आती है, हमें वो चीज नहीं बोलनी जो मुझे आती है, हमें वो चीज बोलनी है जो पब्लिक सुनना चाहती है। तो वो चीजें सुनना क्या चाहती है, वो चीजें जो मैंने आपको पहली चीजें बताई हैं, एनालाइज करना, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या चीजें हैं, क्वेश्चन करना, वो जैसा उनकी डिमांड है उसी हिसाब से। फिलहाल तो हमें एक प्लान मिला है, हम उस प्लान को ही रट्टा मार रहे हैं। तो शुरुआती दौर में ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बार बार उस प्लान को भी सुनोगे, आप दिमाग के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो आपको आइडिया मिलेंगे कि यार कैसी पब्लिक के साथ मुझे कैसे अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर ही अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के बोलना है। तो वो तभी हो पाएगा यदि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, क्वेश्चन करोगे, ऑडियंस को समझोगे। तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है इस चीज का, सिलेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड योर क्रेडिबिलिटी। आपको कैपेबिलिटी, आपको पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक भी चुनना है और अपनी कैपेबिलिटी को भी देखना है कि यार इस काम को करने के लिए मैं कितना पैशनेट हूँ अंदर से। यदि वो चीजें दोनों मिल जाएंगी तो आपकी एनर्जी, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज बहुत ही परफेक्टली जाएगी। तो इस तरीके से आप टॉपिक चुन सकते हो।
नेक्स्ट है दूसरा इसका एक और पार्ट है। सो उसके बाद कंटेंट जो है क्राफ्टिंग योर स्टोरी, आपको अपनी स्टोरी को क्राफ्ट कैसे करना है, उसको मतलब बनाना कैसे है, कैसे उसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे ऑडियंस नॉट लाइक अनऑर्गेनाइज स्पीच, तो स्पीच शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। आप इस चीज का ध्यान दें और आप ऑब्जर्व भी करोगे, आप प्रेजेंटेशन नहीं भी कर रहे हो, आप फील भी करोगे इन चीजों को कि जो ऑडियंस होती है ना, जो सुनने वाले होते हैं, चाहे वो जूम पे हो चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो, वो जो अनऑर्गेनाइज होती है ना, कभी बात कहीं की कभी कहीं की, उस चीज को कभी पसंद नहीं करती ऑडियंस। आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। तो जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ इसके तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट होते हैं किसी भी स्पीच के, जहाँ अपने आप प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखोगे। तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप देते हो अपना, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद जो आगे की चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आप प्रोफाइल भी ऐड कर लो, और उसके बाद आगे की चीजें आ जाती हैं आपकी बॉडी। बाकी बीच में जो भी चीजें आप बोलते हो वो बॉडी पार्ट है उसका। इंट्रोडक्शन दूसरा भाग होता है बॉडी, जो काफी लेंथी होता है, और लास्ट में आता है कंक्लूजन, जो उस पूरी प्रेजेंटेशन, उस बॉडी पार्ट का जो भी आपने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, वो आपने वहां पे बताना होता है। तो ये तीन पार्ट यहाँ पे मेजर पार्ट होते हैं। तो पहले 15 सेकंड जो होते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अटेंशन लेना ऑडियंस की, उनका ध्यान आकर्षित करना, पहले 15-30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही उनका ध्यान आप यदि ग्रैब करोगे तो वो आपको क्या है कि सुनेंगे लास्ट तक। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए क्वेश्चन भी हैं। उसके अलावा आप स्टार्ट्स विद जोक, किसी जोक से भी शुरू कर सकते हो, है ना, टॉपिक के हिसाब से। आप कोई फैक्ट, कोई सच्चाई रख सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ऑडियंस कनेक्ट विद योर गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी। तो जब ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी उन चीजों के माध्यम से, तो आपकी जो एक गुडविल होती है, या आपकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब आपका जो ट्रस्ट होता है, जो भरोसा होता है, वो ऑडियंस के अंदर बढ़ता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शुरुआती चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना शुरुआत कर रहे हो जब भी। उसके अलावा बॉडी, है ना, इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो चीजें आपने किया, अभी आती है बॉडी। बॉडी जो है पूरी आपकी स्पीच की, उसके अंदर की बुलेट पॉइंट इफ यू फॉरगेट, डू नॉट अनऑर्गेनाइज्ड। आपकी जो स्पीच होती है उसके, आपको जैसे तैयारी भी करते हो उसमें भी आप समझ लो, या आपको कभी ऐसे भी स्पीच करने का मौका मिलता है, तो अपने बुलेट पॉइंट आपको रखने होते हैं तैयार। पहले चीजें आपने दिमाग के अंदर सारी मेमोराइज किया, तो बुलेट पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना। कोई आप वीडियो भी बनाते हो तो उसमें बुलेट पॉइंट का होता है, बाकी जो स्पीच होती है ऐसा नहीं कि आपको पूरी पढ़ के बोलना। आपको कोई स्लाइड भी आ गई तो बुलेट पॉइंट आपको पता है, आपने तैयारी की हुआ है, तो पूरा अच्छे से बोल पाओगे, आई कॉन्टेक्ट से बोल पाओगे, हर चीज कर पाओगे। तो बॉडी के अंदर आपको पूरे बुलेट पॉइंट आपके नोट होने चाहिए। एट लास्ट गिव ए शॉर्ट प्रीव्यू। तो जब आप ये चीजें पूरे बोल देते हो तो छोटा सा प्रीव्यू देना उसके बारे में, बॉडी के बारे में बोल सकते हो, या कोई मेन पॉइंट है उसको द्वारा बोल सकते हो। मेजर पॉइंट रेपिटेशन नेसेसरी, जो मेन पॉइंट होता है ना उसको आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, रिव्यू के अंदर रिपीट भी कर सकते हो। पर एक है कि हर चीज को रिपीट करने से बचना। बार बार जो चीजें रिपीट की जाती हैं वो भी ऑडियंस को क्या होता है कि इरिटेट करता है, और अच्छा नहीं वो माना जाता। तो मेन पॉइंट को आप रिपीट करें, हर चीज को रिपीट ना करें, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा उसमें। अभी इसके अंदर क्राफ्टिंग योर स्टोरी के अंदर एक लास्ट चीज बनती है कंक्लूजन। कंक्लूजन, व्हाट यू वांट टू मैसेज डिलीवर टू ऑडियंस, आप क्या मैसेज अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं, ये चीजें हैं कंक्लूजन के अंदर। यू कैन समराइज इन लास्ट, जब भी आप लास्ट में कंक्लूजन के अंदर पूरा समराइज कर सकते हो कि यार हमने आपको ये चीज सिखाई, है ना, हेल्थ अवेयरनेस क्यों जरूरी है, आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है उसके बारे में। क्योंकि पता क्या है कि आप 1 घंटा यदि स्पीच दे रहे हो, तो लोगों का आज ना जो ध्यान का जो अटेंशन होता है ना, वो बहुत ही कम हो चुका है। क्योंकि वो रील ने एक आदत बना दिया है कि 1 मिनट के अंदर रील खत्म हो जाती है, स्क्रॉल करने की आदत है। तो हमने यदि प्रेजेंटेशन दी है और उसको लास्ट में समराइज करते हैं, तो वो लास्ट की चीजें दिमाग में रह जाती है इंसान। तो लास्ट में समराइज करना है कि यहाँ पे ये चीज है, आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन कर लेने से, अपनी हेल्थ ठीक करने के बाद आप जहाँ से इनकम भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो ये समराइज कर दिया आपने, मतलब शॉर्ट में कर दिया। यू कैन रेफर बट यू से इन स्टार्टिंग, हम शुरू में बोलते हैं कि यार जहाँ से आप अच्छी हेल्थ पा सकते हो, अच्छा इनकम पा सकते हो, तो वो शुरू में बोला है, अभी उनके दिमाग से पता नहीं वो निकल ना गई। तो लास्ट में आप उस चीज को रेफर कर सकते हो, देखिए कि मैंने आपको जिस चीज बोली थी, तो ये कॉन्सेप्ट के अंदर आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो, और इसके माध्यम से आप एक बहुत ही शानदार बिजनेस जहाँ से कर सकते हो। तो ये चीज आपने रेफर किया, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हो। एंड यू कैन ऐड ब्रीफ क्वेश्चन दैट रिलेवेंट योर टॉपिक, कोई छोटे मोटे सवाल इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं कंक्लूजन को बेस्ट करने के लिए। उसके बाद क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग के लिए दूसरा अपलाइन आ जाता है, या फिर आपको ही क्लोजिंग करनी पड़ती है, वो अलग बात है, नहीं तो क्लोजिंग कोई दूसरा व्यक्ति भी कर देता है जहाँ पे आपको। तो कंक्लूजन आपका छोटा होना चाहिए, है ना, कंक्लूजन जो है आपका जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ना। 3-4 लाइन के अंदर यदि आपको पूरी स्पीच का कवर कर सकते हो तो बेस्ट है। बाकी क्लोजिंग के अंदर कई चीजें आप और डिस्कशन कर सकते हो। अगर ऐसी क्वेश्चन जो टॉपिक से मेल खाते हैं तो उनको ऐड करना है, यहाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कंक्लूजन को बेस्ट बनाती हैं।
उसके बाद कंटेंट के अंदर अगला भाग है हमारा कंटेंट सपोर्ट सिस्टम। कंटेंट सपोर्ट सिस्टम, अभी तक कंटेंट हमने सुना था, लेकिन कंटेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब आप कंटेंट बना रहे हो, कोई पीपीटी बना रहे हो या कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, तो जहाँ पे कुछ स्टार्ट्स, डायनेमिक्स, रिसर्च, डाटा, एग्जाम्पल, स्टोरी, है ना, केस स्टडी, ये चीजें जब आप ऐड करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही वैल्यूएबल बनती है। जैसे स्टार्ट्स हम यदि ये बोले तो ये क्या है, स्टार्ट्स मतलब होते हैं कि स्टार्ट्स को हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत, है ना। जैसे हम कोई चीज बताते हैं कि इतने प्रतिशत लोग हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त हो चुके हैं, इतना प्रतिशत इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो चुके हैं, मतलब एक डाटा, एक आंकड़ा सामने वाले को बताना। उसके बाद डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इसमें डाल सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्पीच के अंदर कि यार इस काम को, इस प्रक्रिया या इस तरीके से सिस्टम जो है हमारा लगातार बिगड़ता जा रहा है या बदलाव होते जा रहे हैं, आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ एक रिसर्च उसके ऊपर बता सकते हो, रिसर्च के ऊपर जो रिसर्च निकली हुई है, रिसर्च के ऊपर ही हम प्रेजेंटेशन के ऊपर दिखाता हूँ मैं अलग से। डाटा है, डाटा आप दिखा सकते हो कि यार ड्रग सेलिंग कितने समय से चल रही है और कौन सी कंट्री कितना जहाँ पे टर्नओवर कर चुकी है। एग्जाम्पल उसके अंदर आप कई चीजें और भी अपनी पीपीटी में डाल सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, स्टोरियां बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं लोगों को। कुछ केस स्टडी, है ना, कि ये केस स्टडी कोई हो सकती है उससे रिलेटेड, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी स्पीच को बढ़िया बनाती हैं। एंड यू हैव नो, आपको पता होना चाहिए विच प्रूफ और विच पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। आप जो प्रूफ दिखाते हैं ना किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो वीडियो में दिखा रहे हो, चाहे आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ किस पॉइंट के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से उस पॉइंट के लिए कौन सा प्रूफ बन सकता है वो आप लगा सकते हो। विच पॉइंट हैज बीन ह्यूमर और एंटरटेनमेंट, आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्पीकिंग के दौरान, क्योंकि ह्यूमर ऐड करेंगे तो बहुत थोड़ा हल्का होगा, लोग टेंशन देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार किस पॉइंट के ऊपर मैं ऐसा वाक्य बोल सकता हूँ कि जहाँ पे लोगों के चेहरे पे हंसी आए, या मैं उस जोक को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको कंटेंट के साथ सपोर्ट करने वाले, आपने कंटेंट तो तैयार कर लिया, लेकिन उसको और बढ़िया बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए कौन कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर लाया जा सकता है, तो उसी के लिए स्टार, डायनेमिक्स, रिसर्च, डाटा, एग्जाम्पल, स्टोरी, केस स्टडी वगैरह आप डाल सकते हैं। कंटेंट शुड बी ऑडियंस सेंट्रिक, जो मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो ऑडियंस से सेंट्रिक होना चाहिए। डोंट टेल दैट यू नो, आपको वो नहीं बोलना है जो आप जानते हो। टेल दैट ऑडियंस वांट टू लिसन, जो ऑडियंस सुनना चाहती है। क्या सुनना चाहती है वो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। लोगों के बारे में ज्यादा ज्यादा समझने की कोशिश करें, सवाल करें, तो ये चीजें होंगी तो आप उसी हिसाब से अपनी प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। कंटेंट शुड बी एंगेजिंग एंड कन्विंसिंग, आपका जो कंटेंट होना चाहिए एंगेज करे ना। हमारी जो ऐसा है कि एक तो एनर्जी हमारी बोलने की अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा हमने जो चीजें लगाई हैं, जो बता रहे हैं, वो लोगों को एंगेज करे, मतलब वो उनके साथ जुड़े रहे कि हाँ यार ये चीजें जो बताई जा रही हैं ये मेरे से रिलेट है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट उसका बना रहे। एंड कन्वेंस, कन्वेंस करे इस चीज को कि हाँ यार ये बंदा जो बता रहा है ये बातें तो सही है ना, इसको सुनने से मुझे फायदा है। तो ये है एंगेजिंग और कन्वेंस करने वाला चीज होनी चाहिए उसके अंदर। कीप यूर सेल्फ ऑन द ऑडियंस सीट, तो जब आप कंटेंट तैयार करते हो तो अपने आप को ऑडियंस की सीट के ऊपर बैठ के देखना। ऐसा नहीं है कि स्टेज पे चढ़ना आ गया, बोलना आ गया तो हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो हमें अपना कंटेंट, जब आप कोई भी टॉपिक बनाते हो तो उसको बेस्ट बनाने के लिए आपको वो चीज, सिचुएशन आपने अपने अंदर देखनी है कि यार यदि मैं वहां पे बैठा होता, मैं फ्रेशर होता, तो मैं क्या चीजें जहाँ पे जानना चाहता हूँ, मुझे क्या, जहाँ पे मेरे क्या सवाल होते हैं, किस तरीके से मुझे वो चीजें डिलीवर होती तो मैं समझ पाता। तो वो चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं, मतलब आप ऑडियंस की सीट के ऊपर बैठ के सोचना शुरू करते हैं, तो आप बढ़िया चीजें तैयार कर पाते हैं। व्हाट ऑडियंस वांट टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड टीच, मतलब ऑडियंस क्या जानना चाहती है, सुनना चाहती है, क्या समझना चाहती है, वही चीजें उनको बतानी है, सिखानी है। एड रियल एग्जांपल, केस स्टडी, स्टैटिक्स, डाटा, मेंशन टू स्टार्टिंग और द क्यूरियोसिटी, जो भी आप चीजें बताने जा रहे हो, जो हम मेंशन करते हैं शुरू के अंदर ही क्यूरियोसिटी के लिए, कि आप जहाँ से अपने परिवार की, अपने हेल्थ की पूरी केयर कर पाओगे, आप एक शानदार जहाँ पे रोजगार हासिल कर पाओगे। तो ये चीजें हमने शुरू में मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद वो चीजें हम आगे चल के उसको क्लियरिटी करते हैं और लास्ट में उसका कंक्लूजन दे देते हैं। और अभी आज का ये लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इसे हमने कुछ चीजें बात किया है, ये है कंटेंट के साथ सपोर्ट करने वाली चीजें। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आइडेंटिफाई विच वन पॉइंट ऑफ एंड सब पॉइंट फॉर योर टॉपिक, आप कैसे किसी भी चीज के ऊपर टॉपिक बनाओगे, है ना, कंटेंट कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा विच वन पॉइंट एंड सब पॉइंट ऑफ योर टॉपिक, हमने कोई भी टॉपिक लिया उसका कौन सा पॉइंट है, उसका सब पॉइंट कौन सा है। जैसे एग्जांपल, जहाँ पे आप एक एग्जांपल लेते हो कि मुझे सक्सेस के ऊपर कोई वीडियो बनाना है, या सक्सेस के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देनी है अपनी टीम को या किसी को, तो सक्सेस आपका क्या हो गया, मेन टॉपिक। तो इसके सब टॉपिक क्या होंगे, सब टॉपिक क्या होंगे, सक्सेस कैसे हासिल होगी। सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास गोल सेटिंग चाहिए, है ना, तो उसके ऊपर आप अच्छे से उनको ब्रीफ कर सकते हो कि सक्सेस हासिल करने के लिए कैसे आपको गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग के अंदर भी और टॉपिक आ सकते हैं, सब टॉपिक, स्मार्ट गोल, है ना। उसके अलावा सक्सेस हासिल करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, आप
डिजाइन कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो। लेकिन उनको सर्च करने के बाद आपको काफी कुछ मिलेगा, उनको राइट डाउन करना है अपने नोटबुक के ऊपर, और उसमें से आपने देखना है कि यार इसमें से ऑडियंस कौन सी है जो इनको चीजों को समझ सकती है ना। जो सिंपल चीजें हैं उनको रखें, बाकी सबको रिमूव करें, बाकी सब चीजें साइड में करें। चेक एंड ओनली सेलेक्ट सब टॉपिक्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर ऑडियंस, अदर रिमूव। जो बेनिफिशियल हैं, जो चीजें सिंपल है समझ, क्योंकि वहां पे दुनिया भर का कंटेंट आपको मिलेगा, तो वही रखना है जो ऑडियंस की जरूरत का है, बाकी सारे का सारा रिमूव करना है। उसके अंदर बाकी जो मैंने पहले बताया, उसके अंदर स्टेट्स आपको रखना है, डायनेमिक्स जो बदलाव हो रहे हैं, रिसर्च डाटा एग्जांपल स्टोरी, उसके बाद उसके अंदर वो आपने डिजाइन करने हो। तो इस तरीके से आपका पूरा स्क्रिप्ट भी बन जाता है। वीडियो बनाने के लिए आपका पीपीटी बनाना चाहो तो उसी पे पीपीटी बन जाता है। स्ट्रक्चर शुड बी टू दी पॉइंट एंड अदर रिमूव। आपका स्ट्रक्चर जो टू दी पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि खिचड़ी पकाना है, ज्यादा खिचड़ी से भी लोग समझ नहीं पाते हैं। ये सब चीजें करोगे तो एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो कुछ ये लंबा टॉपिक आधा कवर किया हमने, कुछ बोरिंग टॉपिक भी था, आधा था, बट यदि आप लोग इसको बोरिंग समझोगे तो बोरिंग है, इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से इनको दोबारा से इसको फिर से सुन सकते हो। मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगी हैं, और मैंने कोई इसको पहले भी थोड़ा पढ़ा है पब्लिक स्पीकिंग को, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों की, और आपको भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जरूरी है उसके लिए कि बोरिंग चीज़ों के ऊपर अपना माइंड लगाने की कोशिश करें। तो अभी कोई बताना चाहेगा, कोई अपना हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या डिकोड किया, अभी उसको इनकोड करें, और माइक ऑन करके थोड़ा बता सकते हैं। 1 बजे तक हमारे पास टाइम है, तो मैं क्लोज करूंगा। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार सर। सर, जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन के बारे में आप मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन का क्लियर कर सकते हो, आप हैंड राइट करके भी, यस और नो से भी, कोई फिक्शन करके भी, तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। और उसके साथ साथ फिर आपने जैसे किसी भी सभा के दौरान या किसी में भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करना, तो उसमें फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे उस पर प्रेशराइज करना है, ताकि उनका ध्यान हमारी तरफ से हो, हमारी तरफ हो, और वो जो हम जानकारी देना चाहते हैं उसको अच्छे से सुन सके। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी कुछ समझ में आया भी है, लेकिन लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट चला था उसमें थोड़ा हमें क्लियर नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। थैंक यू। जी बहुत बढ़िया सर, बाकी बेसिक चीज़ें समझ रही हैं। कंटेंट कैसे बनाना है वो एक्चुअली अभी आपका इतना जरूरी भी नहीं है, कंटेंट तो पीपीटियाँ मैं ही बनाता हूँ फिलहाल। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको थोड़ा मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग में, तो आने वाले टाइम पे आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। देखो आज हम टीम चल रही है हमारी, ठीक है, छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे जाएंगे, है ना। बड़े लेवल पे जाएंगे तो टीम में थोड़ा ऐसे घर परिवार में थोड़ा अलग से भी काम करना पड़ेगा ना। ग्रुप बन जाएंगे बड़े, जैसे अभी रामवीर सर हैं, तो रामवीर सर शुरुआत में तो वो पीपीटियाँ भी बनाते होंगे, लेकिन अभी वो पीपीटी थोड़ी बनाते हैं, अभी उनके कई एरिया के ग्रुप हैं, अपने अपने वो लीडर एक्टिव हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि हेल्प करेंगी आपको, थोड़ा सा ये अवेयरनेस रहेगी पीपीटी कैसे है, उसमें क्या ध्यान देना है, क्या चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप नहीं करोगे तो आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग मिल जाएंगे, उनको ये चीज़ें फायदा करेंगी। तो एकदम से समझ नहीं आएगा, टाइम लगता है इन चीज़ों को। तो 2-4 चीज़ें भी आपको समझ आई हैं, क्योंकि लॉजिक पता चला है। यार वो चीज़ बोली जाती है तो क्यों बोली जाती है, हैंड रेस करवाया जाता है क्यों करवाया जाता है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करें, इधर उधर भटक रहे हैं, किसी का ध्यान किधर है। जस्ट और नो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो जुड़े हैं हमारे साथ। हम इमोशनल दूसरे काल्पनिक क्वेश्चन उससे कोई पूछ रहे हैं, तो काल्पनिक क्वेश्चन कौन से हैं और क्यों पूछ रहे हैं, ताकि वो अपने आप को इमेजिन कर पाए। या फिर आत्मचिंतन के क्वेश्चन हम करेंगे उनके साथ, तो हमें पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे, ताकि वो अपने बारे में सोचें, फील करें। सारा गेम है एनर्जी का, फीलिंग का, जितना फील उसको करवा पाओगे उतना ज़्यादा वो समझ पाएगा। तो बहुत बढ़िया करमेश जी। और कोई कुछ बताना चाहता है? हेलो जी जी हेलो, किरणवती मैम। सर, आज का टॉपिक जो तुमने चलाया बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। कुछ बातें समझ आई हैं, जैसे कि जब भी हम इनविटेशन को, जैसे आप जूम पे इनवाइट करते हो, तो हम जो बोलते हैं उससे पहले हमारे मन में झिझक आती है। उसको जब बोलती हैं कुछ और भूल, उसके बोलने के बाद हम भूल जाते हैं क्या बोलें क्या नहीं। इसको हमें यही है कि जब हमें इनवाइट करें उससे पहले हमें समय निकाल कर हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, कि जब भी हमारी जो भी झिझक है हमारी थोड़ी दूर हट सके। और सर जैसे, बिल्कुल जी। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हम जब भी किसी को इनवाइट करें या किसी को प्लान के हो या किसी को इनविटेशन के बारे में, हम भी जैसे भी अपने दिल में जो भी आता है उसको हमें बोलना चाहिए। हमने अपने अंदर से ये नहीं फील करना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। सिर्फ हमें अपनी बोली का ध्यान रखना चाहिए कि हमने ये बोलना है, क्योंकि अगले बार इंसान तो सुन रहा है, उसको क्या पता क्या बोलना है। हमने अपने मन में झिझक नहीं लेनी चाहिए सर। सर जी थैंक यू सर, मैंने
थोड़ा थोड़ा समझ आया, जैसे कि बोलने में। बहुत बहुत किरणवती मैम, आपने जितना समझा ना बहुत समझा है। ठीक है, तो और बहुत बढ़िया है, ये चीज़ें झिझक नहीं रखनी। और दूसरा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। देखो, बिना प्रैक्टिस से चीज़ें नहीं होती हैं, आदमी भूल जाता है। हम बोलते हैं वेलकम नोट करो, तो वेलकम नोट की भी आदमी प्रैक्टिस करके रखे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, दिमाग में भी बैठ जाएगा। अभी तो हम एक स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे बोलना है, लेकिन जब हम थोड़ा सा और इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने माइंड के आइडिया इसमें लगाओगे। जैसे मैंने कल एसपी सर ने शायद किया था अगला प्रश्न, तो उन्होंने अपने मन से किया, तो वो मन से जो चीजें होती हैं, जो दिल से आदमी बोलता है वो दिल तक जाती हैं, जैसे बोला जाता है। तो जी जी। आप ऐसे ही कोई स्पीचिंग करने जा रहे हो, स्पीकिंग करते हो, तो उसके अंदर बुलेट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप यूट्यूब पे भी कई वीडियो बनाते हैं, तो आपको बुलेट पॉइंट पता होना चाहिए, बाकी तो फिर दिमाग से निकल जाती हैं बातें। तो वो बातें जो निकलती हैं वो ज्यादा लोगों को कनेक्ट करती हैं। बहुत बढ़िया किरणवती मैम। और तो चलिए, इस चीज को आप ना दोबारा से सुनना करमवीर सर, और मुझे यकीन है, 100% श्योर है कि ये चीजें आपको शायद करंटली इतनी समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन एक दो बार आपने ये चीजें सुनी होंगी तो आप पकड़ लोगे कि यार ये चीज यहाँ पे कोई यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना, इसका लॉजिक क्या है। नहीं तो ज्यादातर सिर्फ रटा ही चलता है ना, यस और नो, ये और नो, लेकिन आपके पास नॉलेज है कि वो क्यों बोला जा रहा है, हमें जोड़ के रखना है, हाथ रेस करवाना क्यों करवाना है ना। तो ये काफी चीजें हैं आपको हेल्प करेंगी। बाकी देखते हैं नेक्स्ट इसको आगे का पार्ट भी हम चलाएंगे।